हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसए के प्रोसीजर पे। जैसे कि हमारा कंटिन्यूटी में प्रोसीजर चल रहा है जिसमें हमने इंडिकेशन पे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे और उसके बाद में इक्विपमेंट्स पे और कंट्रास्ट मीडिया पे हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके पेशेंट के प्रिपरेशन और प्रोसीजर पे। तो देखते हैं ये हमारे पास में किस तरीके से फंक्शन करता है। हमने इन सब चीज़ों पे बात कर ली है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे सीधा पेशेंट की प्रिपरेशन पे। तो पेशेंट की प्रिपरेशन, अगर हमारे पास में हमें डीएसए के लिए पेशेंट की प्रिपरेशन करवानी पड़ेगी तो सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या होगी, एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट टू कंफर्ट द पेशेंट। देखो एक बात ये हमेशा याद रखनी चाहिए, बहुत सारे टेक्नीशियंस के साथ में एक दिक्कत आती है कि हम प्रोसीजर कर रहे थे और प्रोसीजर करने के टाइम पे पेशेंट हमारे साथ में हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा था, मतलब वो डिस्कम्फर्ट हो रहा था, या फिर हम उसको कुछ कर रहे थे तो वो हम कर रहे थे कुछ और उसको हम बोल रहे थे कुछ और वो कुछ और कर रहा था। देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे पेशेंट के साथ में आती है। आपको क्या करना चाहिए, जब आप पेशेंट आपके पास में प्रोसीजर करवाने के लिए आता है तो आप उसको पूरा प्रोसीजर समझा दो कि हम क्या करने वाले हैं आपके साथ में, इस तरीके से हम प्रोसीजर करेंगे, आपको हमारे साथ में इस तरीके से कोऑपरेट करना है। और जब आप इस तरीके से पेशेंट को समझा दोगे तो मुझे ये लगता है कि 100% पेशेंट आपके साथ में कोऑपरेट करेगा, क्योंकि वो आपका अपना इलाज करवाने आया है। अगर वो अपना इलाज करवाने आया है तो ऑब्वियसली वो आपके साथ में कोऑपरेट करेगा। लेकिन आप बिना एक्सप्लेन किए अगर उसको प्रोसीजर करना शुरू कर देंगे कि बस आपको सिर्फ लेटे रहना है, ऐसे अगर आपने उसे बोल दिया तो पेशेंट के साथ में बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो जो रूम है आपके साथ में, वो रूम उसके लिए स्ट्रेंज है और इतनी बड़ी आपने उसके सामने पे मशीन रखी हुई है और पेशेंट के आपने पेट पे लाके रख दी या उसके सर पे लाके आपने रख दी, तो उसको तो ये लगेगा कि ये मशीन के साथ में पता नहीं क्या करने वाले हैं मेरे साथ में। तो इसलिए आप सबसे पहले पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दो। इसीलिए हर प्रोसीजर के अंदर, हर बुक के अंदर पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई होती है पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए कि एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट। और ये चीज सबसे ज्यादा हमारे पास में मैंडेटरी होती है, इसीलिए हमें पेशेंट को पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझाना चाहिए। उसके बाद में हम पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट का जो हमें पेशेंट है उसको एनपीओ रखना है, नील पर ओरल हमने पेशेंट रखना है, मतलब कि वो मुंह से कुछ भी चीज को नहीं खाएगा। और ये इसलिए नहीं होता है कि वो हमारे पास में इमेज की क्वालिटी अच्छी कर देगी उसको खाली पेट रखने से या कुछ भी रखने से, इसलिए नहीं रखते हैं। इसको सिर्फ इसलिए रखते हैं अगर पेशेंट ने कुछ खाया हुआ होगा और हमने पेशेंट को कंट्रास्ट दे दिया और कंट्रास्ट देने से पेशेंट को रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन अगर हो गई पेशेंट को और उसने उस चीज को एस्पिरेट कर दिया, अगर उसके स्टमक में कुछ पड़ा हुआ है उसने उसको एस्पिरेट कर दिया, तो हो सकता है कि वो एस्पिरेट करने के टाइम पे वो उसके ट्रैकिया में चले जाए। किस में चले जाए? ट्रैकिया में चले जाए। अगर वो ट्रैकिया में चला गया तो वहां पे पेशेंट के साथ में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस चीजें आ जाएगी। इस वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या रखते हैं, एनपीओ रखते हैं। और पेशेंट हमारा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, ये बात याद रख लो कि पेशेंट को आपने एनपीओ रखा है लेकिन पेशेंट आपका डिहाइड्रेट, पेशेंट आपका हाइड्रेट ही होना चाहिए। डिहाइड्रेट रखना हमारा एम नहीं होता है। और इसको जो रखने का टाइमिंग होता है वो हमारा 6 आवर होता है। कितना होता है? 6 आवर। 4 to 6 आवर हम पेशेंट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनपीओ रख सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट से हमें कंसेंट फॉर्म भरवाना है कि आप अपनी मर्जी से ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आप अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि हमारे पास में ये जो कंट्रास्ट दिया जा रहा है, ये कंट्रास्ट से पेशेंट को रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोई भी इमरजेंसी पेशेंट के साथ में हो सकती है, कोई भी घटना घट सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी पेशेंट खुद से लेगा या पेशेंट के जो अटेंडेंट है उनको आप पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हमारे पास में। बट इसके अंदर पे इतनी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रास्ट यूज किया जा रहा है वो कंट्रास्ट हमारा आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, पहले हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया यूज किए जाते थे बहुत पहले, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या होता था कि पेशेंट के साथ में रिएक्शन होने के जो चांसेस होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब जो रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं वो लाखों में, करोड़ों में कम होते, बहुत रेयर चांस होते हैं। लेकिन उसमें अगर चांस होते हैं तो उसके लिए भी वहां पे हमारे पास में मेडिकेशंस होती है और मेडिकेशंस वहां पे दे दी जाती है। उसके बाद में पेशेंट्स के जो वाइटल्स होते हैं वो वाइटल्स मेजर किए जाते हैं कि पेशेंट का कहीं पे पेशेंट जो हमारा है हाइपरटेंशन तो पेशेंट को नहीं हो रहा है, एंजाइटी की वजह से ब्रेकिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया पेशेंट को नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि पेशेंट का जो है जो ब्लड बीपी है वो बीपी ज्यादा तो नहीं हो रहा है या कम तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी कंडीशंस हमें पेशेंट की वहां पे पता चल जानी चाहिए। उसके बाद में जो पेशेंट होता है, पेशेंट को हम सडेट कर सकते हैं और सडेट करने का सिर्फ रीजन यही होता है कि एंजाइटी जो होती है उससे वो डिक्रीज हो जाए पेशेंट की, पेशेंट को दिक्कत ना हो, पेशेंट डिस्कम्फर्ट ना हो। उसको करने के लिए हम यहाँ पे पेशेंट को क्या कर देते हैं, सडेट कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा कि पेशेंट को हम क्या करेंगे,
हॉस्पिटल गाउन देंगे पहनने के लिए। क्या करने के लिए? पेशेंट को, जो पेशेंट घर से कपड़े पहन के आते हैं उस वाले में हमें कभी नहीं करना चाहिए। आपको ये हमेशा देखना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट नॉर्मल कपड़े पहने हुए आता है कि लोअर पहना है, टी शर्ट पहनी है, तो हम कह देते हैं चलो कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें प्रोसीजर करना है तो प्रोसीजर के अंदर पे हम पेशेंट को एप्रन जरूर पहनाएंगे। अपना जो हॉस्पिटल गाउन होगा, हॉस्पिटल गाउन हम पेशेंट को जरूर पहनाएंगे, उसी में ही हम पेशेंट की जो है वो पूरी स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को जो है कुछ कंट्रास्ट हम पेशेंट को देंगे, और पेशेंट को कंट्रास्ट देंगे उसके लिए कि हम उसको चेक कर ले कि ये पेशेंट से कंट्रास्ट से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये इसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको हमारे पास में बोला जाता है लीथल डोज 550%। तो वहां पे हम पेशेंट को वो डोज दे सकते हैं। 2 ml कंट्रास्ट हम पेशेंट को देते हैं पैराकुटेनियसली, और वो हमारे पास में क्या होती है कि हम उसको क्या करते हैं, कंट्रास्ट देते हैं और उस एरिया पे हम सर्कल कर देते हैं और चेक करते हैं 5 मिनट कि अगर वहाँ पे हमारे पेशेंट का कोई भी चेंजेस, या उसको खुजली दिखाई देगी या रेडनेस हमें दिखाई दे रही है, या वहाँ पे कोई अलग तरीके का कोई वो सिंबल बन गया या कुछ भी हो गया, वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पे नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उस टाइम पे उसका वाइटल्स चेक करते रहेंगे। अगर उसमें कोई भी दिक्कत हमें देखने को मिलेगी तो हम उसके प्रोसीजर को वहाँ पे वहीं पे ही रोक देंगे, हम आगे पे उसमें प्रोसीजर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी पेशेंट की प्रिपरेशन। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट को प्लेस किया जाएगा सुपाइन पोजीशन में डीएसए टेबल पे, मतलब जो हमारे पास में फ्लोरोस्कोपिक टेबल है उस टेबल पे हम पेशेंट को लेटाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेडिकट इज इंसर्टेड। देखो यहाँ पे मेडिकट इंसर्टेड की बात मैं आपको बता देता हूँ, यह 2 टेक्निक है। यहाँ पे हम शेल्डिंगर टेक्निक भी इसको बोलते हैं। ये टेक्निक हमारे पास में क्या होती है, देखिए मैं आपको पहले इसको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, निडिल लेते हैं और फीमोरल आर्टरी के अंदर पे इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और जब इंजेक्ट करते हैं तो उसी के अंदर से हम क्या करते हैं, उस निडिल के अंदर से हम उसके अंदर क्या डालते हैं, गाइड वायर को डालते हैं। किसको डालते हैं? गाइड वायर को डालते हैं। और गाइड वायर को जैसे हम अंदर डाल देते हैं तो उसको हम क्या कर लेते हैं, अपने हाथ से वहां पे प्रेस कर लेते हैं, जैसे गाइड वायर अंदर रहे, और जो निडिल हमने डाली थी उसको बाहर निकाल लेते हैं वापस। ठीक है, और जब हमने उसको वापस निकाल लिया तो वापस निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि गाइड वायर के ऊपर से हम उसके अंदर पे फीमोरल शीथ को डालेंगे। किसको डालेंगे? फीमोरल शीथ को डालेंगे। अब हमने जब फीमोरल शीथ को उसके अंदर पे डाल दिया तो वो हमारे पास में वहां पे क्या रहेगी, रुक जाएगी, वहीं पे रुक जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, फीमोरल शीथ को फीमोरल आर्टरी के अंदर पे डाल के रोक देंगे, और उसके बाद में जो गाइड वायर हमने डाली थी उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कैथेटर को, जो हमारा कैथेटर है जो हमने डिजायरेबल एरिया तक पहुंचाना है, उसके साथ में गाइड वायर को डालेंगे, और उस शीथ के अंदर से डालते हुए हम उसको क्या करेंगे, पूरे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक ले जाएंगे जहां पे हमने उसको ले जाना है। ठीक है, वहां पे ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा कैथेटर वहां पे रुक गया तो कैथेटर को रोकने के बाद हम देखेंगे कि अब हमारे एरिया पूरा जहां पे हमें पहुंचना था वहां पे हम पहुंच गए। उसके बाद में गाइड वायर को हम बाहर निकाल देंगे, और गाइड वायर को बाहर निकालने के बाद हम पीछे से कंट्रास्ट डालेंगे। अब क्योंकि हमारा कैथेटर पहले से वहां पे है तो जब हम कंट्रास्ट डालेंगे तो कैथेटर से सीधा कंट्रास्ट हमारा कहां जाएगा, वो जाएगा हमारे उसी जगह पे जिस जगह पे हमें कंट्रास्ट चाहिए। ठीक है ना, वो अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास में हमें क्या होता है, ये हमें फायदा मिलता है कि कंट्रास्ट को, जैसे हमारी, अगर हमने किसी को सोचो इंट्रावेनसली कंट्रास्ट दे दिया, तो इंट्रावेनसली कंट्रास्ट देने से क्या होगा कि पेशेंट का जो कंट्रास्ट होगा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। लेकिन अब नहीं कर रहा है, अब क्या हो रहा है कि वो डिजायरेबल एरिया पे पहले जाएगा जहां पे हमें चाहिए, वहां पे वो हमारा कंट्रास्ट पहले जाएगा, उसके बाद में वो हमारा एक्सक्रीट जैसे होता है वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हमने बोला कि मेडिकट इज इंसर्टेड, फ्लोरोस्कोपी इज यूज्ड टू गाइड द निडल टू प्रॉपर पोजीशन। मतलब कि हमारे पास में जो हमारी गाइड वायर है उसको हम फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे देखते रहेंगे उसकी पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन के लिए। उसके बाद में निडल इज रिमूव्ड आफ्टर द प्लेसिंग द गाइड वायर, जो मैंने आपको बताया कि निडल को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे जब गाइड वायर हमारी अंदर चली जाएगी। उसके बाद में कैथेटर इंसर्टेड अलोंग द गाइड वायर थ्रू वेस्कुलर शीथ, मतलब कि हमारे पास में वेस्कुलर शीथ को हमने वहां पे डाला था, उसके बाद में हमने वहां से गाइड वायर को निकाला था। तो अब क्या होगा कि हमारे पास में हम कैथेटर को डालेंगे, गाइड वायर को हमने उसके साथ में डाला, और वेस्कुलर शीथ के साथ में जो हमने फीमोरल शीथ आपको बताई है वहां से हमारा चला गया। उसके बाद में जब वहां पे हमारे पास में हमारा कैथेटर वहां पे पहुंच चुका होगा, तो कैथेटर पहुंचने के बाद में, क्योंकि हम इसे सारा फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे देख रहे हैं, तो वहां पे हम एक मास्क इमेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मास्क इमेज। ये डीएससी की सबसे पहली इमेज होती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक होता है मास्क मोड। क्या होता है? मास्क मोड। ठीक है, ये हमारे पास में नॉन कंट्रास्ट इमेज होती है। क्या होती है? नॉन कंट्रास्ट इमेज होती है, ये आपको याद रखना है।
नॉन कंट्रास्ट इमेज हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कैथेटर जब हमारा प्रॉपर पोजीशन में होगा तो गाइड वायर को हमने रिमूव कर लेना है और कंट्रास्ट को हमने इंजेक्ट कर देना है। और जब कंट्रास्ट हमारा इंजेक्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसकी इमेजिंग ले लेंगे। और ये जो इमेजिंग हमारी होगी, ये इमेजिंग हमारी कैसी होगी, इमेज होगी हमारी कैसी, विद कंट्रास्ट। कैसे होगी, विद कंट्रास्ट हमारी इमेज होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कंट्रास्ट, नॉन कंट्रास्ट इमेज आ गई, इमेज कंट्रास्ट आ गई, ठीक है ना। तो मतलब मास्क मोड हमारे पास में आ गया, कंट्रास्ट मोड आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद सॉफ्टवेयर इनको क्या कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा। उसके बाद में जब हमारा कंप्यूटर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास में हम कैथेटर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। कैथेटर को बाहर निकाल देंगे और कैथेटर को बाहर निकालने के बाद शीथ को बाहर निकाल देंगे। और जब उसको बाहर निकाल देंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोप्लास्ट हम उसको, या डर्मोप्लास्ट हम उसे कहते हैं, जिसको हम उस जगह पे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे वहां से अननेसेसरी ब्लड बाहर की तरफ ना आए, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है जिसमें हम प्रोसीजर करते हैं, डीएसए प्रोसीजर हम करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर, जब पेशेंट का प्रोसीजर हम कर चुके हैं तो उसके बाद में हम पेशेंट की किस तरीके से केयर करेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल्स चेक करते रहेंगे, क्योंकि कंट्रास्ट दे रखा है हमने पेशेंट में, तो कंट्रास्ट का एक इंस्टेंट रिएक्शन भी हो सकता है और इसका डिलेड रिएक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम पेशेंट का क्या करते रहेंगे, वाइटल्स चेक करते रहेंगे। उसके बाद में पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको रेस्ट करना है 2 से 4 घंटे, और हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे हॉस्पिटल में ही, ठीक है। हम एकदम से प्रोसीजर खत्म हुआ और बोला घर चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो हमने उसे हॉस्पिटल के अंदर ही रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन 2 से 4 घंटे। उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कि जो कैथेटर हमने पेशेंट को डाला था, इंसर्ट किया था, उस जगह पे जो है पेशेंट को कोई हेमरेज फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है, हीमोटोमा फॉर्मेशन तो पेशेंट को नहीं हो रही है, मतलब कि वहां पे ब्लड क्लॉट होता हुआ तो हमें नहीं दिख रहा है। अगर कोई कंडीशन ऐसी होगी तो हम पेशेंट को वहां पे थेरेपी के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जब आप घर चले जाओगे तो आप जो है अपने पास में जो है फ्लूइड जो है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्या करोगे, पियोगे, जिससे आपका जो कंट्रास्ट होगा वो कंट्रास्ट जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगा आपकी बॉडी से और आपकी बॉडी में रिएक्शन होने के जो चांसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और ये हम जो उसको पानी ज्यादा पीने के लिए बोलेंगे, ये बोलेंगे 24 घंटे तक आपको ज्यादा पानी पीते रहना है। वैसे तो हम बोलते हैं 1-2 दिन तक आप ज्यादा पानी पीते रहो, जिससे आपकी बॉडी का जो रिएक्शन होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास में पेशेंट की आफ्टर केयर। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, हीमेटोमा की अगर हम बात करें कि जैसे हमने वहां पे शीट डाली थी या कैनुलेशन करा था, उसकी वजह से वहां पे ब्लड जो है वो क्लॉट हो सकता है, तो वो कंडीशन पेशेंट को आ सकती है। उसके बाद में सूडो एनेरिज्म यहाँ पे हो सकता है, मतलब कि हमारे पास में हमारी जो वेसल्स है वो वेसल्स पंचर हो सकती है, वेसल्स इंजर्ड हो सकती है, हमारी वेसल्स इंजर्ड हो सकती है। उसके बाद में एवी फिस्टुला, मतलब कि हमारे पास में क्या होगा कि देखो हमने फिस्टुला बताया था जो अपने आप से हो रहा है, लेकिन हमने जब यहाँ पे निडल डाली तो निडल से हमारी आर्टरी से वेन के अंदर पे हमारी जो है वेसल्स चली गई, सॉरी निडल चली गई, तो वहां पे हमारा एक अननेसेसरी पाथ बन जाएगा जो कि वहां पे एक जो है फिस्टुला कहलाएगा, एवी फिस्टुला वहां पे बन सकता है। उसके बाद में कंट्रास्ट रिएक्शन पेशेंट को हो सकती है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को रिएक्शन होना भी एक कॉम्प्लिकेशन है हमारी, ठीक है, और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इसके अंदर पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हमारे पास में जो है वो कंडीशन पेशेंट को आ सकती है। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद में फीवर पेशेंट को आ सकता है और सेप्सिस पेशेंट को हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन है जिन कंडीशन में हमारे पास में पेशेंट को जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारा डीएसए होता है, डीएसए को इस तरीके से किया जाता है और ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसीजर है। लेकिन जब हम प्रोसीजर करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में हम किस जगह का प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब हम ब्रेन का कर रहे हैं, नेक का कर रहे हैं, रीनल का कर रहे हैं, पेरिफेरल का कर रहे हैं, तो जिस जगह पे भी हम प्रोसीजर करेंगे ये सारी डिजीज हमारी अकॉर्डिंग टू एरिया में भी कुछ ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर करने का तरीका हमारा यही होगा और इसी तरीके से हम इस प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। डीआरटी वालों को सेकंड ईयर में पूछा जाता है और बीएमआरआईटी को थर्ड ईयर में पूछा जाता है। तो इसी तरीके से आप इसको पढ़ते हुए चलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।